वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग सीएनएस का टॉपिक करने जा रहे हैं ब्रेन ट्यूमर्स। पैटर्न ऑफ सीएनएस डिजीज़ में क्या है, मैंने आपको बताया कि कंजेनाइटल मैल्फोरेशन एंड पेरिनेटल ब्रेन इंजरी हो सकती है, ट्रॉमा की वजह से ब्रेन की डिजीज़ हो सकती है, सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ हो सकती है, किसी इन्फेक्शन की वजह से सीएनएस डिजीज़ हो सकते हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है कि ट्यूमर रिलेटेड सीएनएस डिजीज़। दीज आर द ऑब्जेक्टिव। What are the CNS tumor? Tumors of the CNS are larger proportion of cancers of childhood। का कैंसर होता है ज़्यादातर जो है ना CNS के अंदर, वो ट्यूमर होता है जो एडल्टहुड में जाके क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है। CNS tumor in childhood differ from those in adults both in histological subtype and location। ठीक है, तो क्या होता है यूजुअली ये जो डेवलपमेंट होती है बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर होती है और ये बहुत डिफरेंट होता है ना इसकी जो प्रेजेंटेशन होती है। इन चाइल्डहुड ट्यूमर्स आर लाइकली टू अराइज इन द पोस्टीरियर फोसा, और जो एडल्ट्स के अंदर होता है वो होता है सुप्राटेंटोरियल रीजन के ऊपर। ये डिफरेंस है। कौन कौन से सेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व कर रहा होता है, जो आपका सीएनएस होता है नॉर्मल सेल्स को इन्वॉल्व कर रहा होता है, न्यूरॉन्स को, ग्लायल, एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट, एपिडर्मल सेल्स और माइक्रोग्लायल। सारे के सारे ये क्या होते हैं, ब्रेन के सेल्स होते हैं और डिफरेंट ट्यूमर्स क्या होते हैं, डिफरेंट एरियाज़ को इफेक्ट कर रहे होते हैं। ट्यूमर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम में अराइज फ्रॉम, किससे अराइज होते हैं, सेल्स ऑफ द कवरिंग्स, सेल्स इंट्रिंसिक टू द ब्रेन, अदर सेल पॉपुलेशन विद इन द स्कल। ठीक है, सेल कवरिंग आपको पता है कि व्हाट इज़ द ट्यूमर, क्या होता है, एबनॉर्मली सेल डिवाइड कर जाता है। सेल एक्सट्रिंसिक टू द ब्रेन, मेटास्टेसिस हो जाता है, स्प्रेड फ्रॉम एल्सवेयर इन द बॉडी, कहीं पे भी जाके जो है ना ये स्प्रेड हो सकता है, मीन्स मैलिग्नेंसी में जा सकता है। आपने जो बेसिक चीज़ याद रखनी है वो क्या याद रखते हैं कि सीएनएस ट्यूमर होते क्या हैं और उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। ट्यूमर ऑफ द ग्लैल टिश्यू होता है, ट्यूमर ऑफ द न्यूरॉन्स होता है। जिस तरह से मैंने आपको बोला हर स्ट्रक्चर हर सेल का क्या होता है, डिफरेंट ट्यूमर्स होता है। मिक्स ट्यूमर विद ग्लैल एंड न्यूरोनल कंपोनेंट, पुअरली डिफरेंशिएटेड एंड एम्ब्रियोनल ट्यूमर्स, ये बाय बर्थ होते हैं। ट्यूमर्स ऑफ द मेनिंजेस, peripheral nerve sheath tumors, metastatic tumor, primary CNS lymphomas, miscellaneous tumor। तो there are 9 classification of CNS tumors। क्लासिफिकेशन है उसके बाद ट्यूमर ऑफ द ग्लैल, ग्लैमस की क्या होती है, एस्ट्रोमा होता है, ओलिगो डेंड्रियोग्लोमा, एपेंडाइमोमा। ये आपने क्लासिफिकेशन जो याद रखनी है। ट्यूमर्स ऑफ द न्यूरॉन्स कौन कौन से, ये सारी क्लासिफिकेशन है। मिक्स ट्यूमर विद ग्लायल एंड न्यूरल कंपोनेंट्स, ये क्लासिफिकेशन है। पोरली डिफरेंशिएटेड एंड एम्ब्रियोनल ट्यूमर्स, ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन है। ट्यूमर ऑफ द मेनिंजेस इज नोन एज मेनिंजियोमा, पेरिफेरल नर्व शीथ ट्यूमर्स एंड मिसलेनियस ट्यूमर। तो ये सारी की सारी क्लासिफिकेशन है ट्यूमर्स की जो कि याद करनी है। अब हिस्टोपैथोलॉजिकल फीचर्स थोड़ा सा देखना है कि ट्यूमर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरह की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हिस्टोलॉजिक डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्रेन एंड मैलिग्नेंट रीजन। सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो ब्रेन ट्यूमर है वो बिनाइन है या मैलिग्नेंट है। पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है, सिर्फ वो एक एरिया को इम्पेयर्ड करें या जो वेन्स का स्ट्रक्चर्स है उनको भी इम्पेयर्ड करें और जो न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स है उनको भी इम्पेयर्ड करें। तो पैटर्न ऑफ ग्रोथ किस तरह का है, बहुत फास्टली ग्रोथ हो रहा है, ये स्टैटिक ग्रोथ है। एनाटमी साइट ऑफ द न्यूप्लाज्म, साइट कौन सी है, ऑब्वियसली जिस साइट के ऊपर ट्यूमर होगा वही ब्रेन का फंक्शन क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो पैटर्न ऑफ स्पीड, ये चीज़ याद रखनी है आपने। नेक्स्ट क्या याद रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इंसिडेंस ऑफ CNS ट्रॉमा ट्यूमर्स रेंजेस फ्रॉम 10 to 17, ये इंसिडेंस बताई हुई है, प्रेवलेंस बताई गई है। दूसरा ये है कि 70% जो चाइल्डहुड CNS ट्यूमर है वो अराइज होते हैं पोस्टीरियर फोसा से, और एडल्ट के जो होते हैं विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर अबव द टेंटोरियम। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है कि चाइल्डहुड के अंदर पोस्टीरियर फोसा से ओरिजिनेट हो रहे होते हैं जो ट्यूमर्स होते हैं, और एडल्टहुड के अंदर कहाँ से हो रहे होते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से। डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लाइंड एंड मैलिग्नेंट रीजन इज लेस एविडेंट, बहुत मुश्किल होता है व्हेन इट कम टू द पॉइंट ब्रेन ट्यूमर को क्लासीफाई करना कि भी बिनाइन है या मैलिग्नेंट, और ब्रेन ट्यूमर यूजुअली लास्ट स्टेज पे जाके जो है वो डायग्नोस हो रहा होता है। एबिलिटी टू सर्जिकली रिसेक्ट इन्फिल्ट्रेटिंग ग्लैंड न्यूप्लाज्म विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग न्यूरोलॉजिकल फंक्शन इज लिमिटेड। दूसरी बात ये है कि वंस द CNS ट्यूमर इज डायग्नोस्ड,
आपका जो भी CT स्कैन या MRI हुआ, उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर्स की जो अप्रोच होती है वो होती है उसकी बायोप्सी करना, टाइप देखना। बायोप्सी से पता लग रहा होता है कि ट्यूमर किस एक्सटेंट तक जो है वो डैमेज कर चुका है आपके स्ट्रक्चर्स को। और दूसरा आपके साइन एंड सिम्टम्स, तो हर चीज़ को जो है ना वो देखना पड़ रहा होता है कि कितने न्यूरोलॉजिकल आपका फंक्शन जो है वो लिमिट हुआ है, किस हद तक जो है ना वो स्प्रेड आउट हो चुका है। और दूसरा ये कि इसको सर्जिकली रिमूवल पॉसिबल है या नहीं है। और दूसरा ये होता है कि CNS ट्यूमर की सर्जरी यूजुअली जो है 10% ऑफ चांसेस ऑफ सर्वाइवल होता है। इट हैज़ अ वेरी बैड प्रोग्नोसिस। दूसरी चीज़ है एनाटॉमिकल साइट ऑफ द न्यूप्लाज्म कैन हैव लीथल कॉन्सिक्वेंसेस रिस्पेक्टिबल ऑफ हिस्टोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। कोई भी टाइप का ट्यूमर हो, इट डजेंट मैटर, बट प्रॉब्लम कर रहा होता है कि साइड कौन सी है। क्लियर हो गया? अगर बिल्कुल पैराफिल साइड है, बिल्कुल साइड पे ट्यूमर ग्रोथ हो रहा है, तो ठीक है, आप उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। अगर बिल्कुल सेरेब्रम के अंदर ये मेन फंक्शन को अगर ये डैमेज कर रहा है, सेल्स को भी, एक्सोन्स को भी, सारी चीज़ों को, जिस जगह मिड ब्रेन में, हाइड ब्रेन सेरेब्रम के अंदर है, तो सारे के सारे फंक्शंस इम्पेयर्ड हो जाते हैं। तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही होती है। दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो कि बहुत जल्दी मेटास्टाइज हो जाते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, CNS अपने सिस्टम से निकाल के सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए क्या होता है पूरी बॉडी में जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। पैटर्न ऑफ स्प्रेड स्पेशली ऑफ प्राइमरी CNS न्यूप्लाज्म डिफर कर रहे होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो फिर फॉरनली थ्रू द CSF जो है ये मूव करते हैं और पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड को भी समटाइम्स ये इन्वॉल्व कर देते हैं। और जो सब आर्कनॉइड स्पेस प्रोवाइड अ पाथवे फॉर स्प्रेड, जिस तरह से मैंने आपको बताया स्पेस है, सब आर्कनॉइड स्पेस वो पाथवे होता है जहाँ से ये स्प्रेड हो रहा होता है। ठीक है, किसके ज़रिए स्प्रेड हो रहा होता है? CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए, ये इसका एक पाथवे होता है। मैलिग्नेंसी हो जाता है एक ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर। यूजुअली ब्रेन ट्यूमर जो होता है, मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, अगर बॉडी के और रीजन के अंदर ब्रेन ट्यूमर है तो हम उसको बोलेंगे स्पेसिफिकली ब्रेन ट्यूमर। फिर वो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं कैंसर से फॉर्म में। ठीक है, ब्लड कैंसर, ये वो सारी चीज़ें जो, बट ब्रेन के जो ट्यूमर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा डेंजरस होते हैं कि उनके ट्यूमर कंसिडर एज अ कैंसर। तो बहुत इसकी जो डिवीज़न होती है, क्लासिफिकेशन होती है, वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो बहुत एक्सपर्ट ओपिनियंस चाहिए होते हैं। क्राइटेरिया कौन सा है? मैलिग्नेंसी क्या होता है? स्प्रेड ऑफ द कैंसर्स। ठीक है, ब्लड और सराउंडिंग में मेटास्टाइज हो जाए तो फिर उसके बाद वो मैलिग्नेंसी स्टेज आती है। इवन हाई मैलिग्नेंट इंट्राक्रैनियल न्यूप्लाज्म जनरली डू नॉट मेटास्टाइज। कहते हैं समटाइम ऐसा होता है कि जो हाईली मैलिग्नेंट इंट्राक्रैनियल न्यूप्लाज्म होता है वो स्प्रेड नहीं हो रहा था। डिस्ट्रक्टिव इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्रेन इज़ द मेजर क्राइटेरिया ऑफ मैलिग्नेंसी। डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन जब स्टार्ट हो जाए, जो वहाँ पे न्यूप्लाज्म है वो अगर वहाँ पे डिस्ट्रक्शन, एबनॉर्मली सेल डिवीजन होना शुरू हो जाए, तो ये है मेजर क्राइटेरिया कि मैलिग्नेंसी में चला गया है। ठीक है, किसके ज़रिए, कौन से रीजन का जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंसी में चला गया, इंट्राक्रैनियल जो न्यूप्लाज्म है। और फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट स्टार्ट हो जाता है। किस वजह से हो जाता है? डिस्ट्रक्शन किसकी होती है? न्यूप्लाज्म की होती है। न्यूप्लाज्म कौन से रीजन का होता है? इंट्राक्रैनियल। रीजन क्या होता है मेटास्टाइज होने का? डिस्ट्रक्शन इन्फिल्ट्रेशन। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑन दी अदर हैंड कॉज न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू कंप्रेशन दीज ऑफन रिवर्स व्हेन द न्यूप्लाज्म इज रिमूव्ड। अच्छा, एक होता है बिनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। ठीक है, बिनाइन कब तक है? जब तक कि वो मेटास्टेज नहीं हुआ है, जब तक कि वो फैला नहीं है, जब तक कि इन्फिल्ट्रेशन डिस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई, जब तक कि वो बिनाइन न्यूप्लाज्म है। वंस द प्रोसेस स्टार्टेड ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्राक्रैनियल न्यूप्लाज्म, तो यू विल कॉल्ड एज एन, आप उसको बिनाइन नहीं कहोगे, फिर वो मेटास्टाइज न्यूप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, अगर कहते हैं कि बिनाइन न्यूप्लाज्म है और अभी तक डिस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, मैलिग्नेंसी में नहीं गया है, तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट तो आते ही आते हैं जैसे भी ट्यूमर हो रहा होता है। बट अगर आप उस न्यूप्लाज्म को रिमूव कर दोगे तो वो जो कंप्रेशन है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट की, वो क्या हो जाते हैं? कंट्रोल हो जाते हैं। थर्ड क्राइटेरिया, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यूप्लाज्म ऑल्सो कोरिलेट विद द मैलिग्नेंट बिहेवियर। मैंने आपको बताया मैलिग्नेंसी कितनी है, मैलिग्नेंट बिहेवियर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ न्यूप्लाज्म। अगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है न्यूप्लाज्म, बहुत जल्दी हो रहा है, तो मैलिग्नेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी। रिकरेंस आफ्टर ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट इनवेरिएबल विद मैलिग्नेंट इंट्राक्रैनियल न्यूप्लाज्म।
कुछ ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जो एक टाइम पीरियड बाद वापस रीग्रोथ हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली ट्रीटेबल होते हैं। द टर्म बेनाइन फॉर एनी इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म इज प्रोबेबली इम्प्लाइज रादर देन दे आर स्लो ग्रोइंग। अच्छा, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है बेनाइन इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म, या जब MRI या CT स्कैन रीड करेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि स्लो ग्रोइंग है, ठीक है। अगर टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही है मैलिग्नेंट मेटास्टाइज इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म, तो फिर क्या होगा, फास्ट ग्रोइंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म इरिटेट कर रहा होता है, डिस्ट्रक्शन की वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो जाता है, एडेमा हो जाता है, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ठीक है, एडेमा जो हो रहा होता है। दूसरा स्पेस ऑफ ऑक्यूपाई, ऑब्वियसली जब CNS इंट्राक्रेनियल जो वहाँ पे जो है फ्लूइड है, CSF फ्लूइड है, वहाँ पे जो है एक स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, तो रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ऑब्स्ट्रक्शन टू CSF फ्लो, हाइड्रोकेफेलस करवा रही होती है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन CSF फ्लो नहीं हो रहा तो एक ही जगह एक्यूमुलेट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकेफेलस हो जाएगा, कंप्रेशन की वजह से न्यूरोडेफिसिट। तो ये चार्ट आपने याद रखना, दिस इज पैथोफिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ इंट्राक्रेनियल न्यूप्लाज्म। ट्यूमर ऑफ द ग्लाइल टिश्यू अब हम करने जा रहे हैं, जो कि एस्ट्रोमा होता है, ओलिगोडेंड्रोग्रामा होता है, एपेंडायोमा होता है, ये सारी की सारी इसकी क्लासिफिकेशन है। WHO ग्रेडिंग सिस्टम फॉर एस्ट्रोसाइटोमा, ग्रेड 1 पोलियोसिस्टिक एस्ट्रोमा कहलाता है, ग्रेड 2 डिफ्यूज़ कहलाता है, ग्रेड 3 एनाप्लास्टिक। आपने सिर्फ इतना याद रखना है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये वेरिएबल सच एस न्यूक्लियर एटीपिया, माइटोसिस, एंडोथीलिया प्लोरिफरेशन एंड नेक्रोसिस आर स्कोर्ड। इसके अंदर क्या हो रहा होता है, एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर एंडोथीलिया प्लोरिफिकेशन हो रही होती है और नेक्रोसिस हो रही होती है। एंडोथीलियल जो उसके सेल्स होते हैं वो रप्चरिंग की तरफ चले जाते हैं, ठीक है, और फिर नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। और एस्ट्रोसाइटोमा को जो है ये 4 ग्रेड्स दे रहे होते हैं। अगर किसी को ट्यूमर होता है ग्रेड 1 में है, 2 में, 3 और 4। ग्रेड 1 कैन ट्रीटेबल, और जो 3 और 4 है वो बहुत वर्स्टिंग स्टेज हो जाती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 2 और 4। मोस्ट कॉमन एडल्ट CNS ट्यूमर होता है। 80% एडल्ट प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर जो होता है वो कौन सा होता है, एस्ट्रोसाइटोमा। आपके कंटेंट में भी ये है कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं, तो आपने यही बताना है कि प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, एस्ट्रोसाइटोमा। तो ये दिस इज़ द कंप्लीट PPT। लोकेशन क्या होती है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर और समटाइम सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड। ये भी बहुत डेंजरस होता है। 4th row सिस्टिकेट, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग साइंस ऑफ सिम्टोमेटिक आ सीजर्स, हेडेक, फोकल सीजर्स हो रहे होते हैं, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही होती है, हेडेक ड्यू टू रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP की वजह से, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट ड्यू टू द कंप्रेशन रिलेटेड टू द एनाटॉमिकल साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। फाइब्रिली डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा, पोरली डिफाइंड ग्रे इन्फ्लेरेटिव, ये आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, ट्यूमर डेट एक्सपेंड एंड डिस्टॉर्ट द ब्रेन। ये देखिए ट्यूमर जो है एक्सपैंड हो रहा है और ब्रेन को क्या कर रहा होता है, डिस्टॉर्ट कर रहा होता है। अच्छा, क्लिनिकल साइंस इसके क्या होते हैं, फॉर्म ऑफ सॉफ्ट एंड जेलेटिनस होता है, सिस्टिक डिजनरेशन हो रही है, सिस्ट फॉर्म के अंदर डिजनरेशन हो रही होती है। लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा इज सीन एज एक्सपेंडेड वाइट मैटर। आप देख रहे हैं वाइट मैटर में इस तरह से फील हो रहा है जैसे कि एक्यूरेटली डिफ्यूज एस्ट्रोसाइटोमा ग्रेड 2 और 3। आपने इतना ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना, आपने अदर टाइप्स को याद रखना। एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमास होते हैं, गेमिसाइटोटिक साइटोमास होते हैं जो कि प्रोमिनेंट होते हैं कि इसके अंदर न्यूप्लास्टिक एस्ट्रोसाइट के अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, शोज अ ब्राइटली इजोनोफिलिक सेल बॉडी। अच्छा, जब आप इसकी प्रेजेंटेशन देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजिकली, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्राइट इजोनोफिलिक सेल बॉडीज़ मिलेंगी, मतलब बहुत कलरिश टाइप की सेल बॉडीज़ वहाँ पे मिल रही होंगी। आपने सिर्फ ये फीचर्स याद रखने। अच्छा, अब ओल्डर एज ग्रुप के अंदर कौन सा होता है, ग्लायोब्लास्टोमा। किस तरह से दिखता है, शोज वेरिएशन इन द ग्रॉस अपीयरेंस। क्योंकि हम लोग पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग वी विल जस्ट टॉक अबाउट दी हाउ इट लुक्स लाइक, किस तरह से होता है, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसमें कौन कौन से फाइंडिंग्स मिल रहे होते हैं। अच्छा, जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो आप मेडिसिन में पढ़ रहे होते हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस आप सर्जरी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, और अभी हम हिस्टोपैथोलॉजी जो पढ़ रहे होते हैं वो हम पैथोलॉजी के अंदर पढ़ रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं ग्रॉस अपीयरेंसेस की। सम एरियाज जो फॉर्म और वाइट होंगे, अदर आर सॉफ्ट। लेट मी सी के आगे पिक्चर्स है या नहीं। एंड येलो रिजल्ट ऑफ द टिश्यू नेक्रोसिस।
अच्छा, दूसरा ये होगा, एंड येट अदर शोज रीजन ऑफ सिस्टिक डीजेनरेशन। ओब्वियसली ओल्ड एज है तो सिस्टिक डीजेनरेशन हो रही होगी, नेक्रोसिस हो रहा होगा। जब नेक्रोसिस हो रही होती है तो डिस्कलरेशन हो रही होती है, ठीक है, तो येलोइश टाइप का चला जाता है क्योंकि इन्फ्लेमेशन के बाद नेक्रोसिस आ रही होती है, और समटाइम्स हेमरेजेस हो जाते हैं। इन्फिल्ट्रेशंस वहाँ पे भी प्रेजेंट होती है। और इसका कौन सा होता है, ये ग्लायोमेटोसिस सेरिब्रल मल्टीपल रीजन ऑफ द ब्रेन में होते हैं, आर इन्फिल्ट्रेटेड बाय न्यूरोप्लास्टिक एस्ट्रोसाइट। ये इसके फीचर्स होते हैं। यस, ये अब आप देख रहे हैं येलोइश टाइप का। क्यों ये येलोइश टाइप को, ये पस ड्रेनेज होती है, इन्फ्लेमेशन होती है और आखिर में एब्सेस हो जाता है। तो जब एमआरआई वगैरह होता है, ये कंट्रास्ट एमआरआई होता है, तो उधर ये फीचर्स नज़र आ रहे होते हैं। और ओल्ड एज में जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, डेंस होता है। ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा सर्पेंटाइन पैटर्न। सर्पेंटाइन होता है जैसे कि बिल्कुल हैपहैज़र्डली पैटर्न होता है। और सूडो पैलिसेडिंग ग्लोमेरुलाइड बॉडीज़, ये बॉडीज़ आपको नज़र आ रही होगी, ग्लोमेरुलाइड बॉडीज़, ये इसके फीचर्स होते हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है सर्पेंटाइन नेक्रोसिस, दिस इज हिस्टोपैथोलॉजी और न्यूक्लियर पैलिसेडिंग। तो आपने ये जो मेन में ग्रॉस फीचर्स है, ग्रॉस अपीयरेंस, वो याद रखनी है। कौन सा ट्यूमर किसके अंदर कॉमन है, प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा है, ये इसकी प्रेजेंटेशन है। उसके बाद आ जाता है पिलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, हैव रिलेटिवली बिनाइन बिहेवियर्स होता है, जो टिपिकली अकर इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स के अंदर। तो फिर आपने क्या करना है, अच्छा ट्यूमर्स को याद रखना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन टैक्टिक, हाउ विल यू लर्न इट ना। आपने क्या करना है, एक चार्ट बनाना है, ट्यूमर्स के नेम लिखने हैं, हर ट्यूमर के आगे जिस तरह से लिखा हुआ पिलोसाइटिक एस्ट्रोसाइटोमा, ये चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में कॉमन होता है। और फिर उसके बाद ग्रॉस फीचर्स कौन कौन से, ठीक है, और इसकी वजह से कौन कौन से फंक्शंस पैथोलॉजी जो है वो इम्पेयर्ड हो रही होती। तो 4 कॉलम्स बना के, कॉलम 1 नेम ऑफ द ट्यूमर, कॉलम 2 ग्रॉस फीचर्स जो है, कॉलम 3 किसके अंदर कॉमन होता है, या कॉमन जो आप वो सेकंड में लिख लें, थर्ड में ग्रॉस फीचर्स, और फोर्थ में प्रेजेंट किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है, और इसके एरिया कौन सा होता है, लोकेटेड इन द सेरिब्रम बट मे ऑल्सो अपेयर इन द फ्लोर एंड वॉल्स ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। तो अगर आप एग्जाम्स में भी इस तरह से अगर आपके पास आ जाता है ब्रेन ट्यूमर, तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और आप फुली मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। थर्ड वेंट्रिकल की फ्लोर पे होता है, ऑप्टिक नर्व्स को ये ज़्यादातर इम्पेयर्ड कर रहा होता है, ओकेजनली द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ग्रॉसली वेल सर्कमसाइज सिस्टिक, बिल्कुल ही गोल होगा, सर्कमसाइज्ड, म्यूरल नोड्यूल्स बनी हुई है, ये आप देख रहे होंगे इन द वॉल ऑफ, ये जो वॉल है किस चीज़ की वॉल है, सिस्ट की, और वहाँ पे नोड्यूल्स बनी हुई होगी। सिस्टिक एस्ट्रोसाइटोमा ऑफ द सेरिब्लम इन अ चिल्ड्रन, ये जो तस्वीर ली गई है। ओलिगोडेंड्रोग्लाइनोमा किसके अंदर होता है, 5 to 15% ऑफ ग्लैमोस, 4th and 5th डिकेड, सेरिब्रल हेमिस्फीयर विद अ पेडिलेक्टेशंस ऑफ वाइट मैटर। किस तरह से दिखता है, ग्रॉस फीचर्स है इसके, इधर भी सर्कमसाइज्ड होता है, जेलेटिनियस ग्रेश एरिया होता है, फोकल हेमरेजेस हो रही होती है। दूसरा कैल्सिफिकेशन सीन इन 90% ऑफ द केसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। ओलिगोडेंड्रोग्लाइनोमा के अंदर कौन सा ऐसा फीचर्स है, ब्रेन कैल्सिफिकेशन 90% केसेस के अंदर इधर जो है वो दिख रही होती है। और फ्राइड एग अपीयरेंस, फ्राइड एग में क्या होता है, ये देखें जैसे कि यॉक और फिर आगे वाइट मैटर, तो ये क्या हो गया फ्राइड एग अपीयरेंस। और चिकन वायर, एपेंडाइमोस अराइज नेक्स्ट टू द एपेंडाइमा लाइन वेंट्रिकल सिस्टम को करता है, और ये एडल्ट्स के अंदर कॉमन होता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एडल्ट की जो स्पाइनल कॉर्ड को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है वो एपेंडाइमोस होता है। इसको आप किस तरह से पढ़ते हो, एपेंडाइमोमास, ठीक है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड रीजन के अंदर होता है, मोस्ट कॉमन लोकेशन इसकी होती है ट्यूमर की। और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 होता है। इसके आपने ग्रॉस फीचर्स याद रखने, सॉलिड पैपिलरी मासेस होते हैं, फ्लोर ऑफ द वेंट्रिकल पे होते हैं वेरिएंट। मैंने कहा आप ग्रॉस फीचर्स का जब तक आप चार्ट नहीं बनाएंगे आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होगी। दूसरा मैक्सो पैपिलरी एपेंडाइमोमास, फिल्म टर्मिनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, देखिए यहाँ पर, सॉरी ये थोड़ी सी पिक्चर्स मूव हो जाती है। एपेंडाइमोस अराइजिंग फ्रॉम द एपेंडाइमस लाइनिंग ऑफ द 4th वेंट्रिकल अबव द ब्रेन स्टेम के ऊपर, एंड द बल्जिंग टुवर्ड द सेरिब्लम, बल्जिंग हो रही है।
अगर मैं आपको इधर दिखाऊं सीटी हॉरिजॉन्टल सेक्शन के अंदर ब्रेन रिवेल द लार्ज एपेंडाइमोमास, यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होता है, ठीक है, और ये बल्ज होके कहाँ तक चली जाएगी, ब्रेन स्टेम तक। सोबिपेंडाइमास आर सॉलिड समटाइम्स कैल्सिफाइड स्लो ग्रोइंग नोड्यूल्स अटैच होते हैं वेंट्रिकल लाइनिंग में एंड प्रोट्रूडिंग इनटू द वेंट्रिकल्स तक चले जाते हैं। कॉराइड फ्लक्सस पैपिलोमास होते हैं, आपने इतना याद नहीं रखना, बस आपने क्या रखना, देयर आर रेयर केसेस ऑफ कोराकोइड प्लेक्सस कार्सिनोमास। न्यूरोनल ट्यूमर्स क्लासिफिकेशन ये आपके सामने आ गई है। गैंग्लियोसाइटोमा, हमने न्यूरोब्लास्टोमा, न्यूरोसाइटोमा, ग्लियोमेटोसिस सेरिब्राई, सेरिब्रल न्यूरोब्लास्टोमा, सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा। अब आपने ये याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सेंट्रल न्यूरोसाइटोमा लो ग्रेड न्यूप्लाज्म होते हैं जो कि वेंट्रिकल सिस्टम के साथ होते हैं, राउंड फॉर्म के होते हैं, न्यूक्लियाई उनके होते हैं और समटाइम आइसलैंड टाइप के लग रहे होते हैं। और गैंग्लियोमास कैसे होते हैं, वो ट्यूमर होते हैं मिक्स ऑफ ग्लाइल एलिमेंट, यूजुअली अ लो ग्रेड एस्ट्रोसाइटोमा होता है और म्यूच्योर अपीयरिंग, इसके अंदर न्यूरॉन्स फील हो रही होती है। नेक्स्ट है आपके पास डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक न्यूरोएपिथेलियल ट्यूमर इज़ अ डिस्टिंक्टिव लो ग्रेड चाइल्डहुड ट्यूमर होता है। आपको ये एम्ब्रियोप्लास्टिक से याद हो कि एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। मेड्यूला ब्लास्टोमा मेड्यूला साइड पे हो रहा होता है। न्यूरोएक्टोडर्मल ओरिजिन, आपको पता है मीजोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, एक्टोडर्म होती है, तो मेड्यूला ब्लास्टोमा वहीं से जो है मेड्यूला ब्लास्टोमा बन रहा होता है। एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इसका। सेलुलर फीचर्स होते हैं, प्रिमिटिव होता है एंड डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। 20% ट्यूमर इन चिल्ड्रन में ये कॉमन है। सेरिब्लम के अंदर ज़्यादातर ये लोकेट होता है। रूजीट फॉर्मेशन इसका एक मेन फीचर है। इसका मतलब ये होता है जो ट्यूमर सेल अरेंज होते हैं सर्कुलर फॉर्म के अंदर होते हैं और उनके फाइब्रिलरी सेंटर्स होते हैं, फाइबर टाइप के सेंटर्स होते हैं। ये सजाइटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन शोइंग मेडुलोब्लास्टोमा डिस्ट्रॉइंग द सुपीरियर मिडलाइन ऑफ द सेरिब्लम। ये आपके सामने पिक्चर है जो कि सेजाइटल, आप ये देख रहे हैं सेजाइटल सेक्शन है, सेक्शंस होते हैं हॉरिजॉन्टल सेक्शन, सेजाइटल सेक्शन। क्या शो कर रहा है, मेडुलोब्लास्टोमा जो कि डिस्ट्रॉय कर रहा है सुपीरियर मिडलाइन ऑफ दी सेरिब्लम। मैं आपको दिखा देती हूँ एरिया। मेडुलोब्लास्टोमा आपका ये सेरिब्लम आ गया है, क्लियर हो गया। ये आपकी फोर्थ वेंट्रिकल आ गई है। नेक्स्ट पोस्टीरियर फोसा मास की जो मास है, आप ये देख रहे हैं इसका कलर, और ये आपका ब्रेन स्टेम आ गया। यहाँ पे एब्सिस मैंने जिस तरह से बताया था, नेक्रोसिस हुई भी होती है तो वो ब्लैकिश अपीयरेंस हो रहा होता है। मेनिंजियोमास प्रीडोमिनेंटली ब्लाइंड ट्यूमर्स ऑफ एडल्ट्स यूजुअली अटैच टू द ड्यूरा, ड्यूरा जो होती है उसके साथ ये अटैच होता है और एडल्ट्स में कॉमन होता है, बिनाइन होता है। और ये कौन से मेनिंजोथेलियल सेल ऑफ एरेक्नोइड स्पेस से जो है, एरेक्नोइड से ये क्या होता है, ओरिजिनेट हो रहा है। कॉमन साइट जो इन्वॉल्व होती है, विंग्स हो गए, सेफने ऑल्फैक्टरी ग्रूव, फोरामेना मैग्नम, एक्टोपिक मेनिंजियोमा, ड्यूरो ओवर लेटरल, ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोगों को ये होगा कि मैडम हम लोग इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, मेरे पास ये पीपीटी है काफ़ी डिटेल के अंदर है, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दी जाए। आप लोग अकॉर्डिंगली टू कंटेंट जो भी आपकी कंफर्ट जोन, आप उसके मुताबिक आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं। मेनिंजियोमास, अच्छा मॉर्फोलॉजी क्या होती है, कितना आपने नहीं टू स्टडी ब्रेन ट्यूमर रिसेक्शन। Positioning is everything. So how do we access this tumor without injuring the adjacent healthy brain? We will do a skin incision and इंसिशन दिया, जिस भी एरिया का स्काल्प को एक्सपोज किया। we're gonna do one burr hole and cut the bone flap open, which will be replaced later on. We have to cut the dura open to see the underlying brain tissue. Once we identify the tumor, we get into the microscope. Resection. Microsurgical instruments will first remove the inner part of the tumor till we go to the edges, making sure फिर that the एजेस healthy किए brain और is फिर preserved आउटर पार्ट ऑफ द ट्यूमर while रिसेक्शन। we're resecting Resection. completely. ये बिनाइन We ट्यूमर will की close the प्रोसीजर tumor in है। a watertight fashion. The bone flap will be replaced and fixed with very tiny mini plates, and the skin will be closed. The patients have to know that these surgeries in the brain are a risky and difficult procedure. In the brain, the rehabilitation process is different. Even if we had a very successful surgery, we are able to remove the tumor completely, there might be temporary side effects, with the patient showing some neurological deficits over time.
is the role of physiotherapy post-brain tumor surgery? Gait training. Learn these things which might have been lost during surgery. It is very rewarding if you go back to the patient and you see that everything which has been discussed has been achieved, and the patient regains hope for his future life. And we were able to deliver all the excellent care we were talking about. May recommend a craniotomy or craniectomy procedure to treat a number of different brain diseases, injuries, or conditions. Your skull is made of bone and serves as a hard protective covering for your brain. Just inside your skull, 3 layers of tissue called meninges surround your brain. The thick outermost layer is the dura mater. The middle tissue layer is the arachnoid आपको ये mater, मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए. and the innermost layer is the pia Spine mater. matter. 3 layers of the brain. Between the arachnoid mater and the pia mater is the subarachnoid space, which contains blood vessels ये and highly clear fluid fluid blood called vessels से होता है. cerebrospinal fluid. Blood vessels, called bridging veins, connect the surface of your brain with the dura mater. Other blood vessels, called cerebral arteries, bring blood to your brain. हेमाटोमा या स्ट्रोक वगैरह जब हो रहा होता है तो इन्हीं आर्टरीज को फोकस कर रहा होता है. इधर से ही पैथोलॉजी डेवलप होती between है. the blood in your blood vessels, the cerebrospinal fluid that surrounds your brain, and your brain It tissue. provides question. This is called normal intracranial pressure. ICP. What condition Increased raised? intracranial pressure ICP? may result from brain tumors, These all are the cause. head injuries, It raises problems with ICP. your blood vessels, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो रहा होता है, हेडेक हो रहा होता है, विजन लॉस हो रही होती है. These conditions put pressure on your brain and may cause it to swell or change shape Inflammation. inside your skull, which can lead to serious brain injury. Your doctor may recommend a craniotomy to remove abnormal brain tissue, such as a brain tumor, a sample of tissue by biopsy, a blood clot called a hematoma, excess cerebrospinal fluid, or pus from an infection called an abscess. A craniotomy may also be done to relieve brain swelling, This is the advantage of stop bleeding craniopathy. called a hemorrhage, repair abnormal blood vessels, repair skull fractures, or repair damaged meninges. Finally, a craniotomy may also be done to treat brain conditions such as epilepsy, deliver medication to your brain, or implant a medical device इस such as a क्रियोटमी deep के brain बाद मल्टीपल stimulator. डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है. The most common reason for a craniotomy is to remove a brain tumor. Before your procedure, you will be given general anesthesia to make you unconscious and pain-free. This is removed. The skin on your scalp Before will be surgical shaved procedure. over the location of the tumor. Hairs को रिमूव किया जाता है स्काल्प से. To begin, your surgeon will Again, make an I'm showing incision you. in your scalp. Surgical procedure of craniopathy. One or more small Flap holes hटाया, will be made in your holes. skull. Lung flap. Then your surgeon will connect the holes to create a circular piece of bone called a bone flap and remove it. Your surgeon will make an incision in the dura mater to expose your brain. Then your tumor will be removed. The incision in the dura mater will be बट closed ये with प्रोसीजर जब भी sutures. सक्सेसफुल है जब तक ये कंडीशन बनाइन Your रहे. surgeon will बट reattach वंस the इट गो bone इन flap मैलिग्नेंसी with metal ये plates. सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है. सेकेंडली ब्रेन बायोप्सी के लिए भी ये किया जाता है. इसी होल्स के थ्रू इसी के सेंटर में You नीडल may डाल have के a variation on a craniotomy सक्शन की called जाती है लिटिल पार्ट ऑफ द if your brain is tumor. very swollen or your skull is infected. Your surgeon may delay reattaching the bone flap until a later procedure to allow time for
to अगर go स्वेलिंग down. बहुत होती है तो फिर फ्लैप नहीं अटैच किया जाता। At the end of either a craniotomy or a craniectomy, your scalp incision will be closed with staples. शंट्स वगैरह भी डाले जाते हैं ताकि जो है आईसीपी प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाए। If you had a craniectomy, you will have another procedure called a cranioplasty at a later date after the swelling goes down. At that time, your surgeon will reattach your bone flap with metal plates and screws. Then close the skin incision with staples. अगर बहुत स्वेलिंग होती है आईसीपी रेज होता है तो शंटिंग की After जाती है। either procedure, एक you will stay पाइपलाइन in the hospital for several days. एक बिल्कुल छोटी सी ट्यूब डाली जाती है, शंट डाला जाता है ब्रेन के अंदर, जो कि क्या कर रहा होता है आईसीपी प्रेशर को जो है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है, जो स्वेलिंग जो होती है उसको रिड्यूस कर रहा होता है, एक्सेसिव प्रेशर जो पड़ रहा होता है उसको ठीक कर रहा होता है। और जैसे ही वो स्टेबल हो जाता है शंटिंग के बाद जो है वो फिर सूचर किया जाता है ब्रेन को।